यहाँ पे आपने ये न्यू यूजर, यहाँ पे इस पे आपने क्लिक करना है और you guys can see is the screen, right? यस सर। चलो, तो यहाँ पे आप ये स्टूडेंट देख रहे हैं, कौन सा प्रोफाइल आपने बनाना है। सो यू विल गो फॉर दिस स्टूडेंट और यहाँ पे अब ये 2-3 चीजें पूछ रहा है। सो द फर्स्ट वन इज क्लास आईडी। तो आपने क्लास आईडी मैंने आपको टीम्स पे भेजी हुई है और आपकी क्लास आईडी है, उसमें लिखी हुई है 384854446। वो आपने यहाँ पे लिखनी है। सेकंड इज क्लास एनरोलमेंट की, वो भी वहाँ पे लिखी हुई है 2019 आई थिंक 2019। उसके बाद फिर यूजर इंफॉर्मेशन है, आपने अपना नाम लिखना है, पहला नाम आखिरी नाम, email address two times, and you will create your password here, any secret question, and then you will select I'm not a robot and then I agree। तो आपका अकाउंट बन जाएगा और आपको डायरेक्ट उस क्लास में आप शो होंगे जो कि आपका 2019 एफ का क्लास है। मैं ये अपने अकाउंट से लॉगिन होकर आपको क्लास दिखा देता हूँ। तो ये 2019 एफ का ये क्लास होगा और यहाँ पे आप इस क्लास में ऐड हो जाएंगे और यहाँ पे फिर आपने असाइनमेंट्स अपलोड कर देनी है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा अपलोड योर असाइनमेंट 1, तो उसको आपने फॉलो करना है। सो फॉर द सेक ऑफ just your understanding, let me go through any students profile। मैं किसी एक प्रोफाइल स्टूडेंट का प्रोफाइल बना देता हूँ। let me copy class id 02, send me your email address। आपका ही बना लेते हैं। ओके सर। सो ये क्लास एनरोलमेंट है 2019, फर्स्ट नेम चैट। फर्स्ट नेम क्या है आपका? 02 your first name। सर करीम, करीम इज माय फर्स्ट नेम एंड हुसैन इज माय लास्ट नेम। Fan, your email address। सर मुझे मैसेज में लिख रहा हूँ। जी मैसेज में टेक्स्ट कर रहे हैं यहाँ पे चैट में। इतना टाइम लगाते हैं चैट में सिर्फ ईमेल लिखने में। ये हो गया सिर्फ 02@students डॉट, या पूरा है? चलें आपका जीमेल यूज कर लेते हैं। ये क्या कर रही हूँ से कोई भी सीक्रेट क्वेश्चन आपका सर कोई भी बनाने। स्ट्रीट के लिए कराची।
So तो आपका ऐसे ये डिस्प्ले होगा। जैसे ही आप अकाउंट बना लोगे अपना, तो आपने क्लास पे क्लिक करना है 19F पे। तो 19F पे ये आपको असाइनमेंट नंबर 1 शो करेगा। जितनी जो भी असाइनमेंट्स होंगी रिलेटेड या जो भी टास्क होंगे वो यहाँ पे शो करेगा। राइट नाउ इट्स शोइंग असाइनमेंट 1, और इसकी स्टार्ट डेट है 3 अप्रैल और ड्यू डेट है 12 मई। तो 12 मई के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका ये सबमिशन वाला बटन गायब हो जाएगा और ये सबमिशन नहीं होगी। सो फॉर एग्जाम्पल, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आपको कोई भी एक फाइल में सबमिट करके दिखाता हूँ। सबमिशन टाइटल देंगे असाइनमेंट 1, सिंगल फाइल अपलोड कर लें। वहाँ पे आपने चेंज कर लिया सिंगल फाइल अपलोड को, और अपने कंप्यूटर से जाके कोई भी फाइल हो आपने उसको अपलोड कर देना है। तो ये कंफर्म कर देंगे। Once you have confirmed, it will say that your file has been submitted. तो आप रिटर्न टू असाइनमेंट लिस्ट कहेंगे। तो यहाँ पे ये आपको ऑटोमेटिकली सिमिलैरिटी रिपोर्ट बताएगा, और ये सिमिलैरिटी रिपोर्ट आपकी लेस देन 20% होनी चाहिए। एंड वर्ड या पीडीएफ फॉर्मेट ये एक्सेप्ट करता है। इन दोनों में से कोई भी आप फॉर्मेट अपलोड कर सकते हैं। So once you have uploaded, your assignment similarity will show here. It means that you have submitted your assignment. So did you guys got the idea that how you're going to submit your assignment 1? Once you prepared your assignment 1, so you will go through this process. ये अकाउंट मैं डिलीट कर दूंगा। करीम तुम फिर बाद में दोबारा बना देना ना, ठीक है? Okay, sir. Let's go for the presentation now. So in last lecture, we discussed about the different classification of your processes. कि your processes कौन से होते हैं, not the types but processes. तो इसमें हमने डिस्कस किया था कुछ इंट्रोडक्शन उसका, कि जो processes होते हैं those are based on the mechanisms or based on the way through which your additional recovery is possible, na? So it can be combination of one ER type, or it can be combination of more than one ER types, ना? जैसे एक केमिकल आप यूज कर रहे हो, केमिकल के साथ मुख्तलिफ एडिटिव्स यूज कर रहे हो। सो मैकेनिज्म उसमें क्या होगा, आइदर देयर इज अ सिंगल मैकेनिज्म, सिर्फ आप IFT रिड्यूस कर रहे हो, या
मल्टी मैकेनिज्म्स ऑपरेट कर रहे होते हैं। सो अल्टीमेट गोल ये होता है कि वी नीड टू इम्प्रूव, वी नीड अ फेवरेबल वैल्यू फॉर आवर मोबिलिटी कंट्रोल। मोबिलिटी कंट्रोल हमने पढ़ा था उसमें, इट्स द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसिंग फ्लूइड टू द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड्स। तो जितना अमाउंट आप इंजेक्ट कर रहे हो डिस्प्लेसिंग फ्लूइड का, वो कितना अमाउंट आपका हाइड्रोकार्बन का डिस्प्लेस कर रही है। तो इन दोनों का रेशियो जो होता है वो मोबिलिटी कंट्रोल होता है, मोबिलिटी रेशियो होता है। सो वी नीड टू कीप दिस रेशियो लेस देन 1। अगर मोबिलिटी रेशियो लेस देन 1 आ रहा होता है, सो इट मींस इट्स फेवरेबल मोबिलिटी रेशियो। अगर वो 1 से एक्सीड करता है, सो इट मींस आपका जो इंजेक्टिंग फ्लूइड है वो बाईपास हो रहा है, वो आपके ऑयल को पुश नहीं कर रहा, एंड इट्स नॉट फेवरेबल। सो एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, यहाँ पे जो ये वाटर फ्लड वाली डायग्राम है फर्स्ट वन, इसमें पहली जो पॉइंट है ऑन द वेरी लेफ्ट बॉटम कॉर्नर, यहाँ से ये आपका इंजेक्शन वेल है जहाँ से आप पानी इंजेक्ट कर रहे हो, एंड देन देयर इज अ प्रोडक्शन वेल एट द टॉप राइट साइड। तो ये पानी आपका ऑयल को बाईपास कर रहा है और इट्स मेकिंग अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, एंड वो क्विकली आपके वेलबोर को अप्रोच कर लेता है और आपका ज्यादा अमाउंट ऑयल का डिस्प्लेस नहीं हो पाता। सिमिलरली विद द पॉलीमर फ्लड आप देखें कि उसमें पॉलीमर का पहले एक फ्रंट बन रहा है जिसको हम डिस्प्लेसमेंट फ्रंट फ्रंट कह रहे हैं, और उसके पीछे फिर पानी एज अ ड्राइविंग फोर्स यूज हो रहा है। अब ये प्रॉपरली वर्टिकली एज वेल एज एरियली ये सारे रीजन को स्वाइप कर रहे हैं, और जो भी अनटच्ड जोन्स थे जिससे जहाँ पे पानी अप्रोच नहीं कर पाया था, सो नाउ योर पॉलीमर इज pushing that oil from those pore spaces. So normally हम synthetic polymers use कर रहे होते हैं। The most common is hydrolyzed polyacrylamide। इसको हम ब्राइन में ऐड करते हैं या नॉर्मल जो अवेलेबल वाटर सोर्स होता है उसमें ऐड करते हैं। तो इसकी कंसंट्रेशन भी लो रखते हैं because these polymers are really expensive, and viscosity, जैसे ही हम इन पॉलीमर्स की कंसंट्रेशंस को इंक्रीज करते हैं तो उनकी विस्कोसिटी भी उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होती है, और हमें एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड तक विस्कोसिटी चाहिए होती है। तो वो जो थ्रेशोल्ड होता है वो हो उसको हम, अगर हम पॉलीमर यूज कर रहे हैं तो क्रिटिकल एसोसिएटिव कंसंट्रेशन होती है CAC, और अगर सरफेक्टेंट्स यूज कर रहे हैं तो वो CMC वैल्यू होता है। सो वो वैल्यू हमने लाजमी निकालना होता है। वो हम मुख्तलिफ कंसंट्रेशंस पे और एट डिफरेंट टेम्परेचर लेवल्स पे उसको हम एनालाइज कर रहे होते हैं, और फिर फाइनली वो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन जो ऑप्टिमम कंसंट्रेशन होती है, जहाँ से जो आप फर्दर अपने उस रिजर्वायर में एज इंजेक्टिंग फ्लूइड यूज करते हो, तो वो नॉर्मली फ्रॉम फ्यू हंड्रेड्स टू सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ppm होता है पॉलीमर का। So it says the size of polymer sludge might be as much as 50 to 100% pore PV and might be varied in composition। तो वो आधे PV से अब ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी ये डिस्कस किया था कि PV इज अ पोर वॉल्यूम। जो रिजर्वायर का, आपके रिजर्वायर का पूरा जितना भी वॉल्यूम है वो एक PV होता है। मतलब 1 PV इज टोटल वॉल्यूम ऑफ योर रिजर्वायर ना। तो या तो 50% या 100%, इट मीन्स 0.5 PV और 1 PV आप उस केमिकल का इंजेक्ट करते हो। So that it says that this is the highest polymer concentration used in injected for a period of time followed by sludge at successfully low concentrations। या तो हम सिर्फ पॉलीमर इंजेक्ट कर रहे होते हैं या मुख्तलिफ उसके स्लजेस इंजेक्ट कर रहे होते हैं। पॉलीमर स्लज इंजेक्ट किया, फिर पानी इंजेक्ट किया, फिर सरफेक्टेंट स्लज इंजेक्ट किया, फिर पानी एज अ ड्राइविंग फोर्स इंजेक्ट किया। सो
अगर स्लजेस ज्यादा रख रहे हैं तो उनकी फिर कंसंट्रेशन हमने कम रखनी होती है। तो आखिरी जो फ्लूइड होती है वो ड्राइविंग फ्लूइड होती है, जिसको हम चेस वाटर भी कहते हैं, कि वो चेस करता है आपकी ब्राइन को, या वो जो भी आपकी केमिकल है, सॉरी पॉलीमर को या सरफेक्टेंट को। तो पीछे आप 0.5 पीवी आपने पॉलीमर इंजेक्ट किया, और फिर 2 पीवी 3 पीवी उसके पीछे आप पानी इंजेक्ट कर रहे होते हो, वो पॉलीमर को या सरफेक्टेंट को ड्राइव कर रहा होता है पीछे से। इसी तरह it says that polymer solutions are designed to develop a favorable mobility ratio between the injected polymer solutions and the oil water bank being displaced ahead of the polymer. तो रिजर्वायर में क्योंकि सिर्फ मतलब ऐसी कंडीशन नहीं होती है कि पर्टिकुलर एक जोन्स में ऑयल प्रेजेंट है, फिर पर्टिकुलर एक जोन्स में पानी प्रेजेंट है। नॉर्मली मोस्ट ऑफ द पोर्स में ये पानी और ऑयल की प्रेजेंस होती है। सो आप जब पॉलीमर इंजेक्ट कर रहे होते हो, तो पॉलीमर उस पानी और उस ऑयल के साथ इन कांटेक्ट आता है। तो वहाँ पे यहाँ पे वो इस फिगर में विजिबल नहीं है, जो पॉलीमर फ्लूइड की यहाँ पे शो हो रही है। तो आप ये देखेंगे इसमें एक चीज आप अगर नोट करें, तो ये जो पॉलीमर का फ्रंट बना हुआ है, जो डिस्प्लेसमेंट फ्रंट है, ये अगर आप टॉप साइड से देखें तो ये यूनिफॉर्म नहीं है। कहीं से इसका मतलब फ्लो ज्यादा है और कहीं से ये फ्लो इसका कम है। तो ये एक रीजन होता है, मतलब जहाँ पे आपके उस रॉक में हेट्रोजेनिटी है, नॉन कंफर्मिटीज हैं, या फिर उसमें परमेबिलिटी वेरिएशंस है, रिलेटिव परमेबिलिटी कंसर्न्स है। तो ये नंबर ऑफ रीजंस कैन बी देयर। तो कहीं पे पॉलीमर क्विकली इन हो जाता है, और कहीं पे पोर स्पेसेस इतने छोटे होते हैं कि आपका पॉलीमर इन नहीं हो पा रहा होता। सो आप जो ये इंजेक्शन कर रहे होते हो वो हमेशा एक पर्टिकुलर प्रेशर के थ्रू के वैल्यू पे कर रहे होते हो, वो जो कि आपके रिजर्वायर प्रेशर से ज़्यादा होता है। बट उसकी एक पर्टिकुलर लिमिट होती है कि आपने उस प्रेशर से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर देंगे तो बाईपास होने के चांसेस होते हैं कि आपका पॉलीमर बाईपास हो जाएगा। और आपने पर्टिकुलर एक फ्लो रेट रखना होता है नीचे, और फ्लो रेट को मेंटेन करने के लिए आप प्रेशर सेट करते हैं। So it says that the purpose is to develop a more uniform volumetric sweep of the reservoir, both vertically and aerially, for 1/4 of a 5 spot pattern. वही बात कर रहे हैं कि आपका जो फ्रंटल डिस्प्लेसमेंट है, जो ये आपका पॉलीमर का पहले फ्रंटल डिस्प्लेसमेंट जो बन रहा है, पिस्टन लाइक डिस्प्लेसमेंट है, ये मतलब वर्टिकली और एरियली दोनों हर डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। और क्योंकि ये सिर्फ इमेज एक 5 स्पॉट मॉडल की है, ऐसे ही 7 स्पॉट मॉडल्स होते हैं, मुख्तलिफ विजुअल मॉडल्स होते हैं जिनके थ्रू हम फ्लो बिहेवियर इसका जो है पॉलीमर का वो एनालाइज कर रहे होते हैं। So it is in a conventional water flood, if the mobility ratio is unfavorable, the water tends to finger by the oil and to move by the shortest path to the production well. यहाँ पे ये शॉर्टेस्ट पाथ से मुराद ये है कि ये जो वाटर फ्लड में आपका पानी अप्रोच कर रहा है, ये जिस मतलब किसी और पॉइंट से इसने अप्रोच नहीं किया, इस पॉइंट से अप्रोच क्यों किया? द रीजन इज दैट यहाँ पे आपका जो जो वेरिएशन ऑफ परमिबिलिटी है वो कम है, और यूनिफॉर्मिटी है परमिबिलिटी में, चेंजेस इतने ज़्यादा नहीं है। तो जहाँ जहाँ से भी इसको चैनल मिलेगा फ्लो करने के लिए सबसे पहले, तो ये उस डायरेक्शन में पानी मूव करता है, और इन द मोस्ट पॉसिबल शॉर्टेस्ट वे ये वेलबोर को अप्रोच करता है। And then your water flood stops producing any more further while. So this effect is amplified by reservoir geologic heterogeneity। अब ये कह रहा है कि ये जो प्रोसेस ऑफ वाटर जो आपका अप्रोच कर रहा है वेलबोर को,
प्रोसेस एम्पलीफाई भी हो सकता है, मतलब और ज्यादा तेज भी हो सकता है। डिपेंड्स अपॉन योर रिजर्वायर जियोलॉजी ना, कि रिजर्वायर की आपकी जियोलॉजी कैसी है। मतलब जो इंजेक्शन की डिप है, अप डिप है, डाउन डाउन डिप है, so उसमें अनकन्फर्मिटीज बहुत ज्यादा है, कम है, यूनिफॉर्मिटी है, परमिबिलिटी वेरिएशन कितनी है। सो दीज आर ऑल फैक्टर्स जिनकी वजह से आपका जो वाटर फ्लड है वो क्विकली आपका वेल बोर तक अप्रोच कर जाता है इन मोस्ट short possible way, which is not a good thing for water flood. तो हम उसमें उस इस इस वाटर फिंगरिंग को अवॉइड करने के लिए हम मुख्तलिफ एडिटिव्स इसमें यूज करते हैं। इसमें पॉलीमर है। A polymer solution moves in a more uniform manner. वो ज्यादा यूनिफॉर्म मैनर में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पॉलीमर मूव कर रहे हैं। ये है वही पानी जिसमें हमने उसको ज्यादा विस्कस कर दिया है। अब ज्यादा विस्कस हुआ है तो वो जो इजी चैनल्स हैं वहां से मूव नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी उसको होल्ड कर रही है। और ड्यू टू दैट विस्कोसिटी एक फ्रंटल डिस्प्लेसमेंट बन रही है, जो कि वाटर फ्लड से जो जोन्स बाईपास हो गए थे उनमें जाके ये पॉलीमर वहां से ऑयल को डिस्प्लेस करवाए। So it says that while flow still tends to be greatest in high permeability zones and along the shortest path between the injection and production wells, the effect is damped because polymer solution mobility is less than water mobility. ये कह रहा है कि जो आपके हाई परमिबिलिटी जोन्स है वहां से पानी क्विकली अप्रोच कर जाता है और वेलबोर तक आ जाता है। बट पॉलीमर में ऐसा नहीं होता। पॉलीमर में आपका जो मोबिलिटी फ्लो है आपका फ्लूइड का, वो इतना ज्यादा नहीं होता, वो कम होता है। और उस फ्लो की वजह से ही आपका जब जो ऐसे एरियाज जो पहले वाटर फ्लडिंग से टच नहीं आए थे, अब वो पॉलीमर वहां पे भी अप्रोच करता है और वहां से ऑयल को भी डिस्प्लेस करवाता है। Thus, at an common economic limit, EV is larger for a polymer flood than for a water flood. सो वॉल्यूमेट्रिक स्वीप, अब जब पॉलीमर की मोबिलिटी जो मूवमेंट है वो कम है, तो आपकी ईवी जो है, जो वॉल्यूमेट्रिक स्वीप एफिशिएंसी है, जो माइक्रोस्कोपिक डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी है, वो आपकी इम्प्रूव होती है। और ओवरऑल आपका ऑयल जो पोर्स में से वो डिस्प्लेस होना शुरू होता है। So it says it is generally accepted that polymer solutions do not significantly affect final or endpoint residual oil saturations, but depending on the nature of fractional flow curves and volume of water injected, the effective residual oil saturation at economic level of a flood may be lower for polymer displacing a viscous oil than for a water flood. The primary mechanism in polymer flood, however, is an increase in macroscopic sweep efficiency. So again, it's saying the same thing कि आप जब पानी उसमें इंजेक्ट करते हो, और अगर आपका नाउ डिपेंड्स अपॉन योर रिजर्वायर फ्लूइड टाइप है कि आपका जो रिजर्वायर है उसकी फ्लूइड टाइप कैसी है। इज इट लाइट क्रूड ऑयल और हैवी क्रूड ऑयल, और व्हाट सॉर्ट ऑफ क्रूड ऑयल यू आर डीलिंग विद ना। तो अगर आपका विस्कस ऑयल है तो आपका पानी जो है वो क्विकली बाईपास इतना जल्दी नहीं होगा, क्योंकि ऑयल उसको अलाउ नहीं करेगा। बट अगर इट्स लाइट क्रूड ऑयल और मीडियम क्रूड ऑयल, तो आपका जो पॉलीमर है वो ज़्यादा परफॉर्म करता है, और वाटर फ्लड से इतनी एफिशिएंसी या इतनी रिकवरी रेट ज़्यादा नहीं आता। बट फिर पॉलीमर उसमें फर्दर इंक्रीमेंट ला रहा होता है। तो अल्टीमेटली जो डिस्प्लेसमेंट फ्रंट बनता है पॉलीमर का, वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी हाइड्रोकार्बन रिकवरी का।
और इट्स मेजरली योर वॉल्यूमेट्रिक स्वीप एफिशिएंसी ना, जिसको हम मैक्रोस्कोपिक डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी भी कहते हैं. So it says that partially hydrolyzed polyacrylamide polymer affects mobility in two ways. First, solutions of polymers have apparent viscosities that are larger than that of water. The, the polymer solutions are non-Newtonian, however, can exhibit significant sensitivity to shear. That is, apparent viscosity can be a function of shear rate to which a solution is subjected. तो अब ये कह रहा है कि जो पॉलीमर फ्लडिंग है उसमें नॉर्मली हम, क्योंकि हम मोबिलिटी कंट्रोल अगर पढ़ रहे हैं तो मोबिलिटी कंट्रोल में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस और मेथड और टाइप इज पॉलीमर फ्लडिंग. और उसमें हम मोस्ट फील्ड केसेस जहाँ पे यू आर इम्प्लीमेंट हुई है तो उसमें हमने पार्शली हाइड्रोलाइज्ड पॉलीएक्राइलामाइड यूज किया है. और इस पॉलीमर की जो रीजंस हैं जिसकी वजह से मोबिलिटी इफेक्ट हो रहा होता है, मतलब ऑयल जो डिस्प्लेस हो रहा होता है, तो फर्स्ट वन इज कि वो पानी से ज़्यादा विस्कस होता है, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है पानी से, और पानी क्योंकि बाईपास कर जाता है और पॉलीमर विस्कोसिटी ज़्यादा होती है तो वो फ्रंटल एक डिस्प्लेसमेंट फ्रंट बनाता है और फिर वो फ्रंट उन एरिया से सेव करता है जहाँ पे पहले पानी ने अप्रोच नहीं किया हुआ था. सेकेंडली ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होती है. आई थिंक यू गाइस नो Newtonian and non-Newtonian fluid types. So if you don't know, then please go and study that. It's very basic term. तो नॉन न्यूटोनियन बिहेवियर ये होता है कि अकॉर्डिंग टू द प्रेशर डिफॉर्मेशन हो रही होती है. एंड मतलब डिफॉर्मेशन नहीं होती, बिहेवियर उसका चेंज हो रहा होता है. फॉर एग्जांपल आप का shear rate जब इंजेक्शन आप कर रहे होते हो किसी भी पॉलीमर फ्लैट की या पॉलीमर की रिजर्वायर में, तो जब वो पोर स्पेसिस से क्रॉस हो रहा, जब वो पोर थ्रोट से जो कि आपके परफोरेटेड थ्रोट्स हैं वहां से जब वो क्रॉस करता है तो वहां पे 1000 से ऊपर शेयर रेट होता है, तो वो आपकी फिर विस्कोसिटी को इफेक्ट करता है. अनटिल एंड अनलेस आप उसकी कंसंट्रेशन को ऑप्टिमम रखते हो. इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ पॉलीमर अगेन. तो अगर ऑप्टिमम कंसंट्रेशन होती है तो वो उस शेयर रेट से बाईपास उसको कर लेता है और फिर रिजर्वायर में, रिजर्वायर का जो शेयर रेट होता है नॉर्मली 7 वैल्यू होती है उसकी, 7 शेयर रेट होता है. तो वो ये बिल्कुल कम शेयर रेट है, इसका इतना इफेक्ट नहीं होता. बट जो जब आप उसको इंजेक्शन एज इंजेक्शन कर रहे होते हो उस वक्त शेयर रेट का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है. So the solutions are also sensitive to brine types and concentrations which can affect the apparent viscosity. अब रिजर्वायर में नीचे सिर्फ पानी या क्रूड ऑयल नहीं होता है, उसके अलावा भी बहुत सारे केमिकल्स या एडिटिव्स प्रेजेंट होते हैं. तो जो मेजर कंस्टिट्यूट होता है वो आपका ब्राइन का होता है, जिसमें NaCl हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, और इसके अलावा भी बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं. तो आप जब ये केमिकल इंजेक्ट कर रहे हो तो ये मतलब सॉल्ट सेंसिटिव होता है. इसके जो सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स हैं वो इस पॉलीमर पे अटैक करते हैं और इसकी चेन को ब्रेक करते हैं और इसकी विस्कोसिटी को ख़त्म कर देते हैं. So again, when you are designing any polymer flood, you need to be sure about this salinity factor ना. और दूसरी बात कि ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक सस्टेन कर पाते हैं, उसके बाद ये मतलब डिग्रेड हो जाते हैं. वो 80 डिग्री या 70 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अगर आप इस पॉलीमर को यूज कर रहे हो तो इसकी विस्कोसिटी खत्म हो जाती है ड्यू टू हाई टेम्परेचर मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन इन द पॉलीमर मॉलिक्यूल्स. सो दीज आर फ्यू लिमिटेशंस ऑफ, ये जो भी मेथड आप यूज करोगे उस मेथड की कोई ना कोई लिमिटेशंस लाजमी होती हैं.
So any question बेटा, यहाँ तक इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं. No sir, no question. बड़ी बात है, सब होशियार हो गए इतना ज्यादा. चलें बेटा, अपनी अटेंडेंस आपने यहाँ पे मार्क करनी है. एंड डोंट फॉरगेट दैट कि यहाँ पे चैट बॉक्स में आप अटेंडेंस अपनी टाइप करके लिखोगे तो ही आपकी अटेंडेंस कंसिडर होगी. बिकॉज आई डो नॉट बिलीव प्रॉपरली वहाँ पे अटेंडेंस आपकी रिकॉर्ड हो रही है. few students were complaining, and when I verified that was true, that sometimes their names are not appearing in that list even though they were in the class. So don't forget to type your roll number here, and that will be your uh, attendance to be considered. And अभी 5-10 मिनट का ब्रेक ले लें और उसके बाद फिर 9:30 पे we will join the lecture number 9, sorry, lecture number 8, and we will continue where we left now. Thank you.